अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 23 जनवरी 2022। गुज़िश्ता 24 घंटे में टोटल जो टेस्ट किए गए उनकी तादाद थी 58,334, यानी 58,334, और इनमें से जो मुस्बत केसेस सामने आए हैं उनकी तादाद है 7,586, 7,586, और ये जो पॉजिटिविटी की रेशो है ये रही है 13%। तो जाहिर है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, ये एक वायरस है। वायरस तो आपको पता है कि हम अक्सर कहते हैं कि फ़लाँ वीडियो या आइडियो वायरल हो गई है। उसकी वजह यही होती है कि वायरल इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलने की सलाहियत रखती हैं, और इसी तरह से ओमिक्रॉन में ये सलाहियत है। बहुत सारे दोस्त क्योंकि बाज़ जगहों पे डॉक्टर्स की तरफ इतना ज़्यादा रश रहता है कि अक्सर लोगों को मौका नहीं मिलता डॉक्टर्स को चेक करवाने का। पहली तरजीह आपको ये होनी चाहिए कि आपको अगर कोई ऐसी अलामात हैं जिनमें शामिल है गले में दर्द, जिस्म में दर्द, बुखार, और आपको छींकें आ रही हैं, आपको ज़ुकाम हुआ है, तो क्योंकि ओमिक्रॉन की वजह से ये वेव है तो चांसेस यही हैं कि आप टेस्ट करवाते हैं या नहीं करवाते हैं तो आपको ओमिक्रॉन के या जो कोरोना के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। बहुत ज़रूरी है कि आप अपने डॉक्टर से रब्ता करें, वो आपको टेस्ट एडवाइस करेंगे, या तो आप अपना PCR करवाएंगे, या बहुत सारे लोग जो हैं आजकल रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जैसे पाकिस्तान में होता रहा है, या ये रवायत है कि जब किसी चीज़ की डिमांड में इजाफा होता है और सप्लाई जो है वो लिमिटेड होती है तो लोग कीमतें बढ़ा देते हैं। और यही देखने में आया है ख़ुसूसी तौर पे कराची में कि जो रैपिड एंटीजन टेस्ट जो बहुत सस्ता तरीन टेस्ट तस्वर किया जाता था, उसको भी एक ज़रिया बना लिया है लोगों से पैसे लूटने का। लेकिन चाहे आप PCR टेस्ट करवाएं या रैपिड एंटीजन टेस्ट करवाएं, अगर वो पॉजिटिव आ जाए तब भी, और अगर फ़र्ज़ करें आपको ये टेस्ट करवाने की नौबत नहीं आती है तो उस सूरत में भी अगर आपको ये अलामात आएँ या इनमें से कोई अलामात आएँ तो आप समझें कि आपको कोरोना ही है, क्योंकि वेव की सूरत हाल ही ऐसी होती है, वायरस की सूरत हाल ऐसी होती है कि ये फिर फैलता है और अक्सर बाकी जो वायरसेस होते हैं यानी उनके ऊपर आ जाता है या उनको डोमिनेट करता है। तो अगर आपको ये अलामात हैं और आप अपने डॉक्टर से रब्ता नहीं कर पाते तो जो अक्सरियत है लोगों की, यानी ओमिक्रॉन की खसूसियत यही है कि लोगों की अक्सरियत घर में सपोर्टिव ट्रीटमेंट से ही बेहतर हो जाएगी। अगर आप अपने डॉक्टर से रब्ता नहीं कर पाते तो फिर ये वीडियो मकसद यही है कि आपको थोड़ा सा बुनियादी तौर पर बताना कि आप घर में कैसे अपने आप को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो है। कोशिश यही करें कि आपका अपने डॉक्टर से रब्ता हो जाए। अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है तो जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा कि उनका क्या लाहे अमल होता है उनके इलाज का, और आपकी उम्र जो है वो 50 साल से कम है, आपको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर या ऐसा कोई मसले का सामना नहीं है, और आपको ये अलामात या इनमें से कोई अलामात आ जाती हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को घर में 10 दिन के लिए आइसोलेट करें। आप अपने आप को घर में बाकियों से दूर कर लें 10 दिन के लिए, जब तक ये आपको अलामात चल रही हैं या आप इसका शिकार हैं। उसके बाद सबसे अहम बात जो मैं एक बार फिर ये इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है कि आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि जो स्ट्रेस होता है वो ख़ुद में एक नेगेटिव चीज़ समझा जाता है इस तरह की किसी भी इन्फेक्शन के इलाज में। उसके बाद आप कोशिश करें कि आपको बुखार जो है उसके लिए आपने पैरासीटामोल की टैबलेट्स होती हैं जो आप सब लोगों को पता है कि आप ले सकते हैं, आप घर में किसी भी ब्रांड की आपको मिल जाएंगी। इसी तरह से ज़्यादा इस दौरान आपने रेस्ट करना है, आपने पानी और बाकी जैसे क्योंकि सर्दियों का मौसम है तो कोशिश करें कि जो हॉट लिक्विड्स होते हैं, सूप है, यखनी है, ये चीज़ें आप लें ज़्यादा से ज़्यादा। कंप्लीट रेस्ट, स्ट्रेस फ्री, पैरासीटामोल और ये जो हॉट फ्लूइड्स हैं ये लेंगे तो उम्मीद है कि आप बहुत जल्द बेहतर हो जाएंगे। और कोशिश करें, क्योंकि ये पूरा पिछले 2 से 3 महीने हम लोग इंडोर्स रहे हैं, या पिछले कुछ अरसे से जो सूरज की शुआएँ हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं निकलती दिन के वक्त में, तो आपके लिए ज़रूरी है कि अपने विटामिन डी का ख्याल रखें। आप विटामिन डी की कोई भी टैबलेट ले सकते हैं, क्योंकि विटामिन डी के ना सिर्फ ये कि आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़ियत है वो कमज़ोर होती है, बल्कि कुछ और भी नुकसानात होते हैं। और मेरी एक वीडियो है जो कि बड़ी देखी जाती है, यानी 16-17 लाख जो उसके व्यूज़ हैं, ये आप देख भी रहे हैं, तो इसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, तो आप लोग ये भी देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि विटामिन डी की भी कितनी अहमियत है आपके लिए। तो चांसेस यही हैं कि इसी इलाज से आप ठीक हो जाएंगे अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। और जो हम एंटीबायोटिक देते हैं जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन है या इस तरह की कोई भी दवाई हम जब तजवीज़ करते हैं तो उसका मकसद ये होता है कि आपको वायरल के अलावा अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी है तो उसको कंट्रोल किया जाए। लेकिन बुनियादी तौर पर क्योंकि ये एक वायरल इन्फेक्शन है तो इसका कोई बहुत ज़्यादा रोल बनता नहीं है एंटीबायोटिक का, लेकिन सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए हम कोई ना कोई एंटीबायोटिक
एंटीबायोटिक दे देते हैं। आपका मेन क्या आपकी एहतियात होगी कि आपने ये जो इन्फेक्शन है दूसरों को नहीं देनी, और कोशिश करनी है कि जब आप ये इलाज करेंगे जिसको सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक या अलामती इलाज कहते हैं, तो आप 3 से 5 दिन के बाद इस इन्फेक्शन से निकल आएंगे। और घर वालों के साथ आपका इंटरेक्शन ऐसा हो कि जब तक आपको अलामात हैं, ख़ुसूसी तौर पे जब तक आपको अलामात हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि कम से कम उनके साथ आपका रब्ता हो फिज़िकली, और उसके अलावा अगर रब्ता होता भी है तो आप कोशिश करें कि N95 यानी वो जो अच्छे वाला मास्क है वो पहन के उनसे रब्ता करें, ताकि आप वायरस उन तक मुंतकली की वजह ना बन सकें। और अगर घर में किसी और को भी अलामत है तो वो अलामात हैं तो वो भी आपके साथ आइसोलेट हो सकते हैं। ये तो है मेजॉरिटी लोगों की अक्सरियत जो है, जो ओमिक्रॉन की इन्फेक्शन जिनको हुई है वो इस इलाज से ही ठीक हो जाते हैं, उनको अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनको खुदा न खास्ता बीमारी की शिद्दत जो है, उनको बहुत कम चांसेस है कि उनको बीमारी की शिद्दत का सामना करना पड़े, क्योंकि जितने भी केसेस अब आ रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, पूरी दुनिया की तरह, उनमें से 2/3 वो हैं जो अनवैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि लोगों की अक्सरियत या तो वैक्सीनेटेड है या फिर वो उन्होंने बूस्टर तक लगवा लिए हैं, ख़ास तौर पे जिनकी मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर है, तो ये बीमारी बहुत ज़्यादा असर नहीं कर रही लोगों पे। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर जो हैं आपकी उम्र ज़्यादा है, आपको कोई ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से हमारा हिफाजती जो या इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर कैसे होता है? जैसे अगर कोई शुगर का या ब्लड प्रेशर का मरीज़ है जिसने बहुत ज़्यादा अपना शुगर और ब्लड प्रेशर को अच्छे तरीके से नहीं कंट्रोल किया हुआ है, इसी तरह से कोई स्टीरॉयड पे है किसी भी वजह से, तो और भी कोई गुर्दों के मसाइल की वजह से डायलिसिस पे है, या गुर्दों की पुरानी बीमारी चल रही है, या कोई सांस या दमा का मसला है जिसके लिए कोई स्टीरॉयड ले रहा है बहुत अरसे से, तो मदाफ़ती निज़ाम कमज़ोर होता है ऐसे लोगों में। तो उम्मीद तो यही है कि अभी तक ऐसे लोग या तो फुली वैक्सीनेटेड होंगे कि बूस्टर उनको ज़रूर लगा होगा, तो इस चीज़ के चांसेस हैं कि अलामात आएंगी। अगर PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव होगा तो उसके बावजूद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब नहीं होगी, बशर्त यह कि जो वैक्सीन है उसने काम किया हो उनके अंदर, और काम से मुराद है कि उनकी एंटीबॉडीज़ बनी हो और उनका बूस्टर लगाओ ख़ुसूसी तौर पर। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि बूस्टर से मुतल्लिक आखिर में मैं एक ज़िक्र करूँगा एक चीज़ का। तो उस सूरत में चांसेस ये हैं उनको अलामात कम आएंगी, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर किसी में ये रिस्क फैक्टर ज़्यादा हैं और फिर उनकी अलामात शुरू होती हैं और PCR या रैपिड एंटीजन जो टेस्ट है उससे कन्फर्म हो जाता है कि उनको ये कोरोना ही है, तो उस सूरत में हम लोगों की जो तजवीज़ होती है वो ये होती है, तो बेहतर तो यही है कि अपने डॉक्टर से बात करके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ लगवाई जाएँ, जिसके ऊपर मेरी काफ़ी वीडियोज़ हैं इस चैनल पर भी, और ख़ुसूसी तौर पर जो डॉक्टर अफजल क्रिटिकल केयर मेडिसिन के नाम से मेरा चैनल है उसके ऊपर काफ़ी वीडियोज़ हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ की, क्योंकि यही वो टाइम होता है जब मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ काम करती हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें अगर ये मुमकिन नहीं है तो उस सूरत में आपने हर सूरत अपना टेम्परेचर और अपनी सैचुरेशन को मॉनिटर करना है। टेम्परेचर को ज़ाहिर आप थर्मामीटर से मॉनिटर कर सकते हैं, और जो सैचुरेशन है उसके लिए पल्स ऑक्सीमीटर बिल्कुल एक छोटा सा आला है, उंगली पे आप लगा के तो देख सकते हैं, आपको मालूम हो जाएगा कि वहाँ पे आपकी जो ऑक्सीजन की सैचुरेशन है या मिकदार है आपके जिस्म में कितनी है। क्योंकि अगर ये 92 से नीचे रहे तो आपने अपने डॉक्टर से बात करके आपने हस्पताल में मुंतकिल होना है, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका टेम्परेचर नीचे नहीं जाता तो उस सूरत में भी आप अपने डॉक्टर से रब्ता करेंगे। हो सकता है कि वो आपके कुछ टेस्ट करवाए जाएँ जिसमें CRP होता है, जिसमें D डाइमर होता है, जिसमें सीरम फेरेटिन होता है, जिसमें LDH होता है, या इस तरह के बुनियादी टेस्ट होते हैं। और बाज़ का आपका चेस्ट एक्सरे और चेस्ट एक्सरे को देखते हुए या आपकी सूरत हाल को देखते हुए CT स्कैन जो होता है चेस्ट का वो करवाने की ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि CT स्कैन 1000 दर्जे बेहतर होता है या बहुत ज़्यादा बेहतर होता है उस चीज़ को तशख़ीस करने के लिए जो आपके फेफड़ों से मुताल्लिक़ हो बनिस्बत एक्सरे के। तो अगर आपको ये मसाइल नहीं बनते तो उम्मीद यही है कि घर में ही आप मैनेज हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी तबीयत ख़राब रहती है इन तमाम रिस्क फैक्टर के साथ, तो आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि आपको हॉस्पिटल आप जाएं, ताकि वहाँ पे आपकी कंडीशन को देखते हुए अगर ज़रूरत है तो आपको स्टीरॉयड दिए जाएं, जो डेक्सामेथासोन की हम अक्सर बात करते हैं 6 मिलीग्राम दिन में एक दफ़ा 6 से 10 दिन के लिए आपकी कंडीशन को देखते हुए। और अगर आपकी सैचुरेशन 92% से कम है तो हो सकता है कि आपको ऑक्सीजन जो है वो कम या ज़्यादा मिकदार में देनी पड़े, तो वो भी हॉस्पिटल में मुमकिन होगा। और इसी तरह से इन्हीं लोगों के लिए फिर फैसला किया जाता है कि जल्द यानी लेट ना ज़्यादा किया जाए तो रेमडेसिविर का टीका लगाया जाए इस तरह के लोगों को जो कि एंटीवायरल है। और आखिर में अगर किसी के जो नमूनिया है वो फैलने का ज़्यादा डर हो, यानी
यानी ये वही टाइम होता है कि जब आपका अपना इम्यून सिस्टम आपके ऊपर हमलावर हो चुका होता है। तो ऐसी सूरत में फिर एक टोसिलिजुमैब का एक टीका है जो आप शुरू से सुनते रहते हैं, तो वो भी आपके डॉक्टर डिसाइड करेंगे। ये मैं ब्रांड नहीं, ये सारे जेनरिक बता रहा हूँ आप लोगों को, तो वो फैसला करेंगे कि वो आपको देने की ज़रूरत है या नहीं, क्योंकि वो एक आखिरी हरबे के तौर पर इस्तेमाल होने वाले इंजेक्शंस हैं। और खुदा न खास्ता वो आपके प्यारे, या अगर आप ख़ुद ये वीडियो देख रहे हैं और अगर आपकी हालत ज़्यादा ख़राब होती है तो उस सूरत में फिर आपको बाईपैप, सीपैप यानी ऑक्सीजन देने के ये तरीके हैं, या हाई फ्लो नेज़ल कैनुला से आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन देने की कोशिश की जाती है। और कोशिश की जाती है कि आपको मसनूई जो सांस की मशीन होती है जिसको वेंटिलेटर कहते हैं उससे बचाया जा सके। लेकिन अगर हर चीज़ नाकाम हो जाए तो फिर आखिरी हरबे के तौर पे वेंटिलेटर या मसनूई जो सांस की मशीन है उस पर मरीज़ को मुंतकिल किया जाता है। इसलिए ओमिक्रॉन हो या कोई भी वेरिएंट और ख़ुसूसी तौर पे ओमिक्रॉन हो, ये अलामती इलाज से सपोर्टिव ट्रीटमेंट से बेहतर हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है हर वायरल इन्फेक्शन की तरह कुछ लोगों की परसेंटेज ऐसी ज़रूर होगी कि जिनको नुकसान होने का डर होता है। उनको जल्दी पहचानें, अपने डॉक्टर से जल्दी बात करें और कोशिश करें कि उनको फ़ौरी और वक़्त पे अगर इलाज मिलेगा तो उनके भी चांसेस हैं कि वो ठीक रहेंगे। पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा फैसले किए गए हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही हैं ताकि इस वायरस के जो स्प्रेड को कम किया जाए, क्योंकि ये एक वेव है और वेव के दौरान हुकूमत हर हरबा इस्तेमाल करती है ताकि कम से कम लोग इससे मुतासिर हों। अभी अगर आप मसाजिद में जाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फुली वैक्सीनेटेड हों और वहाँ पे भी आपको मास्क पहनना होगा, 6 फीट का फासला बरकरार रखना होगा। मसाजिद में कहा गया है कि अगर बारिश नहीं है और ऐसा कोई मौसम नहीं है तो आउटडोर जो नमाज का एहतमाम किया जाए और इसी तरह से कोशिश की जाए कि नमाजियों की जो तादाद है वो मखसूस हो, ना कि बहुत ज़्यादा हो। इसी तरह से पाकिस्तान से बाहर जाने वाले जो मुसाफिर हैं उनको पहले 1270 रुपये उनसे चार्ज किए जाते थे बूस्टर के लिए, लेकिन अब वो चार्ज नहीं किए जाएंगे, उनको फ्री लगाया जाएगा। क्योंकि अगर आप वैक्सीनेशन के अमल को देखें तो मुझे हुकूमत पाकिस्तान बहुत हद तक कामयाब होती नज़र आती है कि जो पूरी स्ट्रेटजी इन्होंने बनाई थी वैक्सीनेशन के लिए। क्योंकि खुदा न खास्ता अगर यही प्राइवेट सेक्टर को दे देते जो एक वक्त पर सोचा जा रहा था तो बहुत ज़्यादा मसाइल ने जन्म लेना था। एक दो अहम बातें, एक तो ये कि जो कुछ लोग जो हैं वो बूस्टर चौथी भी लगवाने की कोशिश करते हैं कि वो फाइज़र की, जबकि उनको ज़रूरत नहीं होती। फाइज़र की 2 डोजेज़ वो लोग लगवाएं कि जिनकी पहली 2 डोजेज़ ने बिल्कुल उनके अंदर काम ना किया हो, वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें और उसके बाद ही वो जाके फाइज़र की दूसरी डोज़ लगवाएं, यानी चौथी वो वैक्सीन हो जाएगी। लेकिन वो लोग जो अपने शौक में लगवा रहे हैं या बग़ैर इस तरह की अपने डॉक्टर से डिस्कशन के बगैर लगवा रहे हैं, तो उनको एक बात ज़हन में रखनी चाहिए, जो वैक्सीन की चौथी डोज़ है या बूस्टर की दूसरी डोज़ है, अगर उनको ज़रूरत नहीं है तो उनके इम्यून सिस्टम को वो दबाएगी, उनके इम्यून सिस्टम को फ़ायदा नहीं होगा लेकिन नुकसान होने का डर है। तो इस बात को ज़रूर अपने भी ज़हन में रखें और अपने दोस्तों से भी ये बात ज़रूर शेयर करें। सबसे आखिर में, वो बच्चे आपने सुनते रहे हैं कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है, जो मोटापा का शिकार होते हैं और जिनको कोरोना के बाद MIS-C मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम इन चिल्ड्रन हो जाता है, तो उसमें 85% जो बच्चे हैं उनके दिल की इन्वॉल्वमेंट होती थी, उनको दिल का मसला जन्म लेता था। लेकिन अब अच्छी खबर ये आई है कि 60 बच्चों के ऊपर जो होने वाली एक स्टडी है, यानी टोटल 120 बच्चों पे हुई थी, 60 वो थे जिनको दिल का मसला बना था, यानी कोरोना हुआ उनको, वो अस्पताल में दाखिल हुए बीमारी की शिद्दत से, उनको MIS-C हुआ और उसके बाद दिल की इन्वॉल्वमेंट हुई, यानी दिल के पट्टे कमज़ोर हो गए और दिल का जो काम करने की सलाहियत है वो मुतासर हुई। और 60 वो थे कि जिनके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, ना उनको कोरोना था, उनके भी वही टेस्ट हुए जिसमें दिल का अल्ट्रासाउंड यानी एकोकार्डियोग्राफी होता है, ट्रोपोनिन का टेस्ट होता है, ECG होता है। तो पता ये चला कि 3 महीने के बाद वो बच्चे जिनका दिल का मसला बना था तो वो आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन सारे ही ठीक हो गए। ना सिर्फ ये कि अलामात ठीक हुई, ना सिर्फ ये कि उनके ट्रोपोनिन्स ठीक हुए, बल्कि जो दिल के पट्टों की ताकत है वो भी 3 महीने के बाद वापस आ जाती है। तो ये सारी जो बातें हैं इसका एक खुलासा है और एक ये बात है कि आपने घबराना नहीं है, ये सारी चीज़ें काबिल इलाज हैं। और अगर आपके पड़ोस में किसी को भी कोई इन्फेक्शन है, कोई इस तरह का है, तो उसको भी समझाएं कि वो अपना खुद भी वो प्रॉपर इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर वो डॉक्टर से रब्ता कर सकते हो तो सबसे ज़रूरी है कि डॉक्टर से बात करें और उसके रोशनी में अपना इलाज करवाएं। आप घबराहट में जब डॉक्टर से रब्ता नहीं करेंगे तो हो सकता है आप ज़्यादा ख़राबी की तरफ जाएँ। लेकिन अगर आपको पता है कि सपोर्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है तो आप रिलैक्स होकर, आप किसी किस्म के स्ट्रेस के बगैर ये जो अपना सपोर्टिव ट्रीटमेंट है ये ज़रूर करें। कोई भी अपडेट हुई दोस्तों आपके लिए लेके आऊँगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।